इस बीच मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, आप किस तरह से देख रहे हैं 5 फसल 5 साल का ये प्रस्ताव जो किसानों के सामने रखा गया है? क्या ये माने कि अब एक बीच का रास्ता निकालकर अब ये जो डेडलॉक किसानों और सरकारों के बीच बना हुआ था, अब इसे खत्म करने की कोशिश है और वाकई अब कुछ सामने इसका हल समाधान निकलता हुआ दिख रहा है? देखिए, मुझे लग रहा है कि ये जो कदम कल है बातचीत में उठाया गया है, इससे किसानों और सरकार के बीच में कुछ सहमति की उम्मीद बन रही है। अगर इनमें सूरजमुखी की फसल भी जोड़ दी जाए तो किसानों को और ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो अभी प्रधानमंत्री मोदी ने जो मंत्रियों को वहाँ पर भेजा, उनकी बात वहाँ पर सुनी गई। अगर यही बात 1.5-2 साल से जो एमएसपी के लिए कमेटी बनी थी उस पर चर्चा की गई होती तो मुझे लगता है कि शायद अभी ये स्थिति नहीं आती। लेकिन फिर भी ये स्वागत योग्य कदम है और सरकार ने अपनी तरफ से जो पेशकश की है उस पर मुझे लगता है कि किसानों में 1-2 दिन में बातचीत करके कुछ एक और चीज़ों के साथ वो सामने आएंगे निश्चित तौर पर। लेकिन मुझे लगता है कि ये सहमति का रास्ता खोलने जैसा है। देखिए, कुल मिला के देश के जो दूसरे इलाकों के लोग हैं, दूसरे इलाकों के किसान हैं, वो बार बार ये बात सोचते हैं और वो बोलते भी हैं कि आखिर क्या बात है कि हरियाणा और पंजाब के किसान लगातार आंदोलन करते हैं और दिल्ली कूच करते हैं और उनको एमएसपी उनको मिलता भी है, जबकि देश के दूसरे हिस्सों के किसान इन आंदोलनों से अपने आप को जोड़ नहीं पाते। उसकी वजह यह है कि अगर आप देखें कि गेहूं और धान की खरीद का 100% अगर है तो उसमें 94% हरियाणा और पंजाब के गेहूं सरकारी खरीद होती है एमएसपी पर। सिर्फ 6% किसान जो पूरे देश में हैं उनका गेहूं और धान सरकारों की तरफ से खरीदा जाता है, वो ओपन मार्केट में बेचते हैं। और हरियाणा और पंजाब के किसानों को करीब 97% और 80% गेहूं और धान की खरीद उनकी सरकारी हो जाती है। तो एक 60-62 साल का ऐसा चक्र चला हुआ है कि हरियाणा और पंजाब के किसान गेहूं और धान की खेती में पारंगत होने के साथ साथ, उपजाऊ होने के साथ साथ, वो उनके लिए कम मेहनत में ज़्यादा फायदे का सौदा दिखाई देता है। लेकिन इसका दूसरा जो पहलू है उसको भी समझना चाहिए। अगर आप देखें 1960-61 हरित क्रांति से पहले पंजाब का जो रकबा था, यानी 100% में 4% जो ज़मीन थी उस पर धान बोया जाता था, आज 40% पर धान बोया जा रहा है। अगर गेहूं को आप देखें तब 22-23% था, आज 43-45 जो रकबा है वो 43-45% हो गया है। इससे पंजाब में जो आने वाले दिनों में पीढ़ियों के लिए पानी का संकट बहुत बड़ा हो जाएगा अगर धान और गेहूं की खेती को डाइवर्सिफाई नहीं किया गया। बहुत सारे विशेषज्ञ ये मानते हैं कि तीनों कृषि कानून भी गेहूं और धान की खेती को हतोत्साहित करने के लिए लाए थे, लेकिन कोई भी सरकार इस देश के किसानों से सीधे सीधे ये नहीं कह सकती कि आप गेहूं और धान बोना बंद कर दीजिए, नहीं तो हाहाकार ही मच जाएगा। लेकिन सबकी ये मंशा, कृषि विशेषज्ञों की भी ये मंशा है कि अब किसानों को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, विविधीकरण की तरफ जाना चाहिए। लेकिन पंजाब और हरियाणा के किसानों का ये अनुभव ठीक नहीं रहा था। अभी आप पीछे देखें, सूरजमुखी का उनको क्या दाम मिला था और कपास का क्या दाम मिला था। ये सारे लोग जानते हैं कि दलहन और तिलहन का हमको निर्यात करना पड़ता है और धान और गेहूं हम पूरी दुनिया को 2 साल तक खिला सकते हैं। शायद यही वजह भी है कि जो फ्री में अनाज दिया जा रहा है, क्योंकि उसके भंडारण का जो खर्चा है वो उसकी कीमत से ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए ये 5 फसलों के बारे में जो अभी सरकार ने पेशकश की है, इन 5 फसलों को लेकर किसानों को जिन किसानों ने डाइवर्सिफाई किया, विविधीकरण किया, उनको कपास का, उनको सूरजमुखी का, उनको दलहन का, उनको तिलहन का वो दाम नहीं मिला जो एमएसपी पर था। और अंत में अभी मैं पीछे मध्य प्रदेश गया था तो भी वही हाल था। तो उस मक्के का, तो कपास, मक्का, ये जो फसलें हैं उसका एमएसपी से कम पे किसानों को बेचना पड़ता है। तो इसीलिए किसान एमएसपी की डिमांड करते हैं। डाइवर्सिफाई अगर करने जाते हैं, दूसरे राज्यों के किसानों को इतना समझ नहीं आता। तो इसलिए ये एमएसपी पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पेशकश सरकार की तरफ से की गई है, इसमें अगर सूरजमुखी को भी मिला लिया जाए तो पंजाब और हरियाणा के ज़्यादातर किसान इस फैसले के साथ खड़े हो जाएंगे। ठीक है।